गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी में प्लांट एनाटॉमी में जो एनाटॉमी ऑफ स्टेम चल रहा था और उसी के अंदर अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक स्टेम हमने पढ़ लिया था इसमें जो कि सूरजमुखी का था, हेलियंथस एनस। और आज हम पढ़ेंगे कुकुरबिटा। कुकुरबिटेसी कुल में कुकुरबिटा का स्टेम एक ऐसा प्रारूपिक स्टेम है जिससे मिलती जुलती ही जो एनाटॉमी है यानी आंतरिक संरचना स्तंभ की वो बाकी के कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुकुरबिटा के स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसी तरह की इंटरनल स्ट्रक्चर कुकुरबिटेसी के अन्य पादपों के उनकी स्तंभ में पाई जाती है। क्लियर? तो आज हम उसी के अंदर देखेंगे कौन कौन से उसमें महत्वपूर्ण पार्ट। देखिए, इसके अंदर जो स्टेम होता है उसमें रिज बने होते हैं, रिज या खांच, रिज व खांच दोनों बनी होती हैं। और वो किस प्रकार की बनी होती हैं और उनमें कौन कौन से क्षेत्र स्थित होते हैं ये ही हम यहाँ पर जानेंगे। वैस्कुलर बंडल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो है वैस्कुलर बंडल वो चार से संख्या से ज़्यादा, आठ से संख्या से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह पूरी मिल जाए। तो देखते हैं कुकुरबिटा का स्टेम किस प्रकार का है। कुकुरबिटा स्टेम, इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? कद्दू है। ठीक है, कद्दू है। ये कद्दू की सब्जी सबने खाई होगी। तो कद्दू का किस प्रकार का स्टेम होता है यही हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुकुरबिटा का स्टेम। तो देखिए, कुकुरबिटा के स्टेम में पहले मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं और रिज कौन सी है, खांच कौन सी है। ठीक है, तो 5 इसके अंदर इस प्रकार से खांचें बनी होती हैं। ठीक है, एक, ये दूसरी, इस प्रकार से ये जो खांच है फिर से बनाते हैं। इस प्रकार से मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके अंदर इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 ही क्या होती हैं? रिज होती हैं। ठीक है, यानी खांचे, जो उभार हैं, उभार कहेंगे इनको हम। और 5 ही क्या होती हैं? फ्यूरोज होती हैं, यानी खांच होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसके अंदर 5 ही क्या है? खांच है, 5 ही क्या है? उभार है। बाकी इसकी एक टीएस हम देखेंगे निकाल करके, तो इन खांचों का और साथ ही साथ इसका जो उभार है इसको भी हम उसके अंदर समझाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से होती हैं। तो कुकुरबिटा के स्टेम में कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले देखिए, हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके डायग्राम में क्या क्या है।
सबसे पहले इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर से थोड़ी और जगह ले लेता हूँ ताकि हमारे पास जगह पूरी हो। ठीक है, ये हो गई। ये तो है इसकी एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, और यहाँ पर मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर हेयर हैं। इसी तरह से कुछ और भी हम बना देते हैं, ये मल्टी सेलुलर हेयर। और इसमें क्या है, तो इसके ऊपर स्पष्ट क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है, ये इसकी क्यूटिकल की परत है, ठीक है। जो हेयर हैं वो उभार पर होते हैं, खांचों में नहीं होते, इसलिए खांचों में इसको हम नहीं बनाएंगे। क्लियर। अगले जो भाग है इसमें, उसमें आता है इससे नीचे का, एपिडर्मिस के ठीक नीचे का जो भाग है वो हाइपोडर्मिस कहलाता है। ये हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस में जो कोशिकाएं हैं वो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। तो हाइपोडर्मिस की 2 लेयर होती हैं। हाइपोडर्मिस से नीचे वाला जो भाग है उसके अंदर अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं हैं। तो 2 या 3 स्तर हम इसके बनाएंगे। ये हो गए इसके अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब इसकी जो भित्तियां हैं इनके ऊपर स्थूलन पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने पीछे एक जो डायग्राम बनाया था कुकुर इसका हेलियंथस एनस का, तो उसमें हमने देखा था कि जो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं हैं या कोर्टेक्स का जो मुख्य ऊपर वाला भाग है उसके अंदर कॉलेनकाइमा होता है, लेकिन वो वहाँ पर कैसा होता है, वो षटभुजीय होता है। लेकिन यहाँ पर कोशिकाएं कैसी हैं, गोलाकार हैं, ठीक है। अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं हैं। तो इन गोलाकार और अंडाकार कोशिकाओं की भित्तियों पर भी स्थूलन आप देख सकते हैं, मैंने बना दिया है। इस प्रकार का स्थूलन इनके अंदर पाया जाता है। क्लियर। अब इससे ठीक अगले वाला जो भाग है वो आता है इसमें क्लोरेन्काइमा का। तो इससे ठीक नीचे वाला जो ये वाला जो भाग है इसमें थोड़ी सी कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। आकार में अन्य कोशिकाओं से थोड़ी सी क्या होती हैं, ये बड़ी होती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है इसकी बड़ी कोशिकाएं। क्लियर। इन बड़ी कोशिकाओं के बाद इसके अंदर क्या होते हैं, तो इसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से कॉर्टेक्स रीजन के कितने भाग हो चुके हैं, 3 भाग हो चुके हैं। फिर आती है एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। ये एंडोडर्मिस हो गई। क्लियर। एंडोडर्मिस के भाग अगले वाला जो भाग है उसके बाद वो आता है इसके अंदर पेरीसाइकिल का। तो पेरीसाइकिल में इस प्रकार से षटभुजीय कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं और मोटी होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा होता है ये पेरीसाइकिल, जो एक्चुअल में कोशिकाएं इसके अंदर कौन सी होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा होती है, ठीक है। ये स्क्लेरेन्काइमा पेरीसाइकिल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। और इनके अंदर हम क्या करते हैं, इनको स्क्लेरेन्काइमा ये लगे इसके लिए हम इनके अंदर एक और वाल बना देते हैं, जो कि वास्तव में ऐसी ही संरचना है इन कोशिकाओं की। स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की संरचना यही होती है अगर वो षटभुजीय होती हैं तो। इसी तरह से इनको हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं डायग्राम में। ठीक है। तो पेरीसाइकिल तक का भाग इसमें हम देख चुके हैं अभी तक। पेरीसाइकिल के बाद आता है इसमें वो है
इंटरनल पेरेन्काइमा, यानी एक और भाग इसके अंदर पेरेन्काइमा का होता है, ये इंटरनल पेरेन्काइमा है। ठीक है, देखिए हम ज़्यादा इसकी परतें नहीं बनाएंगे, वैसे बहुत सारी परतें हैं वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए, ये इंटरनल पेरेन्काइमा ही होता है अधिकतर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझाने के उद्देश्य से इसकी हम 2 ही लेयर बनाएंगे। ठीक है, वैसे बहुत सारी लेयर होती हैं इसकी, और ये वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए रहती हैं कोशिकाएं, जो हैं इंटरनल पेरेन्काइमा की कोशिकाएं वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए रहती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला भाग। अब देखिए इसके अंदर हम कैम्बियम बनाते हैं, और कैम्बियम से पहले हम आउटर फ्लोएम बनाएंगे, तो हम एक तरह का वैस्कुलर बंडल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार का वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल में खास बात ये होती है कि यहाँ पर और इसके ठीक नीचे, यानी कि दो पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर बीच में जाइलम होता है, फिर यहाँ इसका आउटर फ्लोएम है, और फिर उसको घेरे हुए ये पेरेन्काइमा है। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये। तो हम क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं ये जो कोशिकाएं लंबी लंबी आप देख रहे हैं, ये है इसकी कैम्बियम, और वो भी कौन सी, आउटर कैम्बियम है। ठीक है, आउटर कैम्बियम के बाहर ऊपर की तरफ जो छोटी छोटी अपेक्षाकृत कोशिकाएं, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं आउटर फ्लोएम। ये आउटर फ्लोएम है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 ही कैम्बियम होती है, 2 ही फ्लोएम होते हैं, जाइलम एक होता है। ठीक है, तो उभय फ्लोएमी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। ये उभय फ्लोएमी अवस्था होगी इसके अंदर अभी जो बनेगी वैस्कुलर बंडल में। जैसे ही वैस्कुलर पूरा बंडल बन जाएगा तब आपको एकदम से इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अभी ये बना नहीं है, इसलिए हो सकता है कि विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे ही ये पूरा बन जाएगा उसके बाद ये समझ में अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोएम बन चुका है। फ्लोएम के अंदर हम इसको थोड़ा सा ये अलग दिखे कि फ्लोएम है, ये है फ्लोएम, आउटर फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये उसकी कैम्बियम हो गई, ये आउटर कैम्बियम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है आ जाएगा इसका जाइलम। जाइलम को घेरे हुए कुछ कोशिकाएं होती हैं, जाइलम को घेरे हुए भी कुछ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनर फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ होता है, बीच में जाइलम होता है, जाइलम को घेरे हुए और कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया है जाइलम। ठीक है, बन गया जाइलम। फिर आ जाता है दोबारा से कैम्बियम, ये एक और परत जो है कैम्बियम की यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 2 परतें हो गई कैम्बियम की, और फिर आ जाएगा नीचे वाला फ्लोएम, ये आंतरिक फ्लोएम है। वो आउटर फ्लोएम था, ये आंतरिक फ्लोएम है। ठीक है, तो आंतरिक फ्लोएम बन गया, और इसके बाद आ जाता है इसमें पित्त का भाग। नीचे का जो भाग है ये वाला, ये सारा कौन सा भाग है, ये इसका पित्त का भाग है, ये पित्त है। अभी इसको नामांकन भी करेंगे हम। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल पूरा बन गया, नीचे पित्त का भाग भी बन गया, बीच में वैस्कुलर बंडल बन गया। और अब इसको हम थोड़ा सा और पूरा करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से दिखा देते हैं।
थोड़ा सा इसको गहरा बना देते हैं और यहाँ बीच में इसको घिरे हुए पेरेन्काइमा फिर से आ जाती है। ये इसको घिरे हुए पेरेन्काइमा है, अंदर वाला जो भाग है। ठीक है, ये हो गया इसका क्लियर। और अब इसको चारों तरफ से इन कोशिकाओं द्वारा घेर दिया जाता है। ये मैंने बताया था आपको कि ये आंतरिक अंदर की तरफ जो हैं बहुत सारे क्या होते हैं, पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। इसी तरह से ये इसको यहाँ तक बना देंगे हम। लगभग डायग्राम पूरा हो चुका है, टाइम तो लगता है लेकिन हम पूरा भी कर चुके हैं इसको, बस नामांकन और समझना बाकी है। डायग्राम कंप्लीट है। भाग इसके हम अभी देखेंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वो है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो है कुकुरबिटेसी कुल में मैंने आपको बता दिया कि खांचे, और ये तो खांच हो गई, ठीक है, खांच, ठीक है, और ये हो जाती है रिज, यानी उभार, क्लियर। और मल्टी सेलुलर हेयर, ये मल्टी सेलुलर हेयर है, क्लियर। इसके बाद अगला भाग आता है इसमें, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद नीचे जो ये वाला भाग है ये है हाइपोडर्मिस, लिख देते हैं इसको हाइपोडर्मिस, ठीक है, ये हाइपोडर्मिस है। फिर आ जाता है कोलेनकाइमा, फिर आ जाएगा क्लोरेनकाइमा, फिर आ जाएगा इसके अंदर ये पेरिसाइकिल, लेकिन पेरिसाइकिल से पहले एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है। फिर आ जाएगा पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद ये आ जाएगा इंटरनल पेरेन्काइमा, क्लियर। फिर आ जाएगा इसमें आउटर फ्लोएम, ठीक है। फिर आ जाएगा आउटर कैम्बियम, क्लियर, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये मतलब आधा भाग ऊपर का इधर आ गया। फिर आ जाएगा अंदर ये जाइलम, ठीक है, जाइलम। और जाइलम कौन सा है, ये मेटाजाइलम है, क्लियर। फिर आ जाएगा प्रोटोजाइलम, और उसके बाद इनर कैम्बियम, फिर आ जाएगा इनर फ्लोएम, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर पित्त भाग। ये हो गया इसका डायग्राम कंप्लीट। और ये कौन सा है, कुकुरबिटा का स्टेम है। एनाटॉमी ऑफ
कुकुरबिटा स्टेम। ठीक है, तो देखिए इसमें डायग्राम कंप्लीट है। अगले 10 मिनट में हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो एपिडर्मिस स्तंभ की बाह्य कोशिका स्तर वाला भाग एकदम सबसे बाहर की स्तर होती है। परस्पर कोशिकाएं सघन सटी हुई होती हैं और जो एपिडर्मिस कहाँ पर होती हैं, रिज पर होती हैं, यानी उभार पर होती हैं, ये वाली, यहाँ पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। पूरी जो एपिडर्मिस है, मैंने आपको पहले एक आउटलाइन बना करके थोड़ा सा बताया था कि खांचे और किस तरह से उभार व्यवस्थित होते हैं, तो हमने इसको उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। ये उभरा हुआ भाग ऊपर की तरफ जो है ये इसका रिज भाग है, उभार है, और ये इसकी खांच है। तो खांच में उसकी एपिडर्मिस पर रोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? खांच में उसकी एपिडर्मिस पर रोम नहीं पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, अगर पाए भी जाते हैं तो। और जो हम ये कहें यंग स्टेम है, ये मैच्योर स्टेम है। ठीक है, यानी कि ये मैच्योर हो चुका है, लेकिन अगर यंग स्टेम देखेंगे तो यंग स्टेम में उसकी एपिडर्मिस पर रंध्र भी पाए जाते हैं। क्लियर? इनमें नहीं होते हैं रंध्र। ठीक है, और एक स्पष्ट एपिडर्मिस पर क्यूटिकल पाई जाती है। तो देखिए कुकुरबिटा के स्टेम में हम उसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो उसके बाद इसका जनरल कॉर्टेक्स और फिर आ जाती है एंडोडर्मिस। ये सारा जो भाग है ये इसका भाग है, कॉर्टेक्स का भाग है। तो हाइपोडर्मल कोशिकाएं आप देख सकते हैं कि 2 लेयर में बनाई हुई है, और ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं पेरेंकाइमेटस यानी कि मृदुत की कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर कोई स्थूलन नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। और इससे ठीक नीचे की तरफ जो बीच में है, ये जो बीच वाला भाग है ये कॉलेनकाइमा है, स्थूल कोणोत्तक है, जिसमें अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। और जो इसकी भित्तियां हैं, हरीय और आंतरिक भित्तियां या बाह्य भित्तियां, इन पर स्थूलन पाया जाता है। और इसके बाद आता है इससे ठीक अगला, और ये है क्लोरेनकाइमा। इसको क्लोरेनकाइमा इसलिए कहते हैं, मृदुत की कोशिकाएं हैं लेकिन इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये क्लोरेनकाइमा होता है। प्रकाश संश्लेषण इनके अंदर होता है। फिर आ जाती है डोलकाकार कोशिकाएं, एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस की परत है। एंडोडर्मिस की परत कॉर्टेक्स भाग की सबसे आंतरिक परत है, ये याद रखना है। इसके बाद फिर आएगा इसके अंदर ये वाला जो 2 लेयर इसकी बनी हुई है, ये 2 लेयर इसकी हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, इसको पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल इसके अंदर स्क्लेरल काइमेटस होता है, इस प्रकार का है स्क्लेरल काइमेटस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि ये स्क्लेरल काइमेटस हमने तो 2 परतों में बनाया है, लेकिन जो इसका ये वाला क्षेत्र है यानी रिज भाग है, जो उभार है, इस उभार के नीचे की तरफ का जो ये पेरिसाइकिल का भाग है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। यानी ऐसे यहाँ से चलेंगे तो इधर मोटा होगा, फिर आगे जाएंगे आंखों की तरफ तो ये पतला होगा चला जाता है। ठीक है, तो ये असामान्य एक तरह से इसकी संरचना होती है, रिज की तरह ही होती है, क्योंकि रिज में जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उसी तरह से अंदर वाले ऊतकों की व्यवस्था होती है। देखिए यहाँ पर देखिए तो सारे ही लगभग तक जो है अंदर वाले, ये सारे जो रिज किनारा जो उभार है, उस उभार के नीचे की तरफ के सारे ऊतक संख्या में या उनकी पड़ते ज़्यादा होते हैं, लेकिन खांचों में पड़ते कम होती है। मेन बात ये है। इसके बाद फिर आएगा इस पूरे वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए इस प्रकार से, ऐसे ये जहाँ तक घेरे हुए, तो इसको घेरे हुए कौन सा भाग है? ये पेरेंकाइमेटस है, वो भी इंटरनल पेरेंकाइमेटस या इनर पेरेंकाइमेटस है। फिर आ जाता है वैस्कुलर बंडल। ये वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल है। तो वैस्कुलर बंडल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक का भाग है ऊपर का,
फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो इनर आउटर कैम्बियम, ये आउटर कैम्बियम, आउटर कैम्बियम के बाद जाइलम है जिसमें जाइलम जो प्रोटोजाइलम है वो है अंदर की तरफ। इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, एंडार्क हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कल ही बताया था कि जो मूलें होती हैं तो मूलों में वैस्कुलर बंडल जो होते हैं उनके अंदर जाइलम प्रोटोजाइलम खास करके वहाँ होता है, परिधि की तरफ होता है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाई जाती है एंडार्क। एंडार्क के साथ साथ अगला जो भाग आ जाएगा इसके अंदर का ये है इनर कैम्बियम, फिर आ जाएगी इनर फ्लोएम। तो फ्लोएम दोनों तरफ होती है, जाइलम के दोनों तरफ क्या पाई जाती है, फ्लोएम पाई जाती है, वे फ्लोएम भी होते हैं। ठीक है, इसको जाइलोसेंट्रिक भी कहते हैं, जाइलम केंद्री भी कहते हैं, केंद्र में जाइलम होता है और फिर इसको घेरे हुए क्या कहते हैं, इसको जाइलम सेंट्रिक, जाइलोसेंट्रिक भी कहेंगे और इसको हम कहेंगे वे फ्लोएम। ठीक है, बाइकोलेटरल भी कह सकते हैं। तो वे फ्लोएम इसीलिए कहेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन जाइलम केवल क्या है, वहाँ मध्य में दोनों तरफ कैम्बियम है। और इस कैम्बियम को हम क्या कहते हैं, इस कैम्बियम को हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। जो वैस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ कैम्बियम होती है वो होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है। तो फिर सबसे अंदर की ओर देखेंगे तो सबसे अंदर यहाँ पर हम देखें तो पाए जाते हैं इसके अंदर कुकुरबिटेसी कुल के कुकुरबिटा की जो है संरचना हमने लीड कर ली है। आगे हम मोनोकोट स्टेम के बारे में देखेंगे। मोनोकोट स्टेम जो है उसके अंदर किस प्रकार की संरचना है। मोनोकोट स्टेम में उसकी संरचना से संबंधित कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मोनोकोट स्टेम में हेयर नहीं पाए जाते। ये डाइकोट है, इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मोनोकोट में हेयर नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अलावा हाइपोडर्मिस जो है यहाँ तो हम देख रहे हैं कैसी है, पेरेंकाइमेटस है या कोलिनकाइमेटस है, ठीक है, या क्लोरिनकाइमेटस है। लेकिन जो मोनोकोट स्टेम है उनके अंदर हाइपोडर्मिस क्लेरेंकाइमेटस होती है, यानी कि दृढ़ोदकी होती है। ठीक है, ये वाली दृढ़ोदकी नहीं होती, हाइपोडर्मिस कैसी होती है, दृढ़ोदकी होती है। मोनोकोट और डाइकोट में एक तरह से अंतर भी चल रहा है। तो डायग्राम है हमारे सामने डाइकोट का और मोनोकोट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं है, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो हेयर नहीं है मोनोकोट स्टेम में, हेयर नहीं है। ये डाइकोट है, इसके अंदर तो है, मोनोकोट में नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो हाइपोडर्मिस कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, मोनोकोट में स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, जबकि डाइकोट में आप देख सकते हैं कैसी है, पेरेंकाइमेटस है। ठीक है, इसके बाद अगला जो उत्तर आता है 7 बंडलों की संख्या 1 से अधिक होती है, तो ये वैस्कुलर बंडल है। तो वैस्कुलर बंडल हम देखते हैं डाइकोट में तो क्या होता है कि रिंग में होते हैं, और रिंग के हिसाब से रिंग में अगर होते हैं तब हम देखते हैं तो जो वैस्कुलर बंडल की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4, 8, 10, 12 इस तरह से हो सकती है। ठीक है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडलों की संख्या बहुत होती है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर बंडल होते हैं और सारे वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। मोनोकोट स्टेम में बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मोनोकोट स्टेम में कुछ मोनोकोट स्टेम को छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर वैस्कुलर बंडल जो है उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में होती है। ठीक है, डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कैम्बियम है उसकी स्थिति के बारे में हम देखेंगे। तो कैम्बियम क्या मोनोकोट स्टेम में नहीं होती है, तो मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम जो है वो नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कुछ पादप हैं जिनके अंदर मोनोकोट स्टेम में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। क्लियर। और इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं तो और देखते हैं। वैस्कुलर बंडल जो हैं अगर मोनोकोट स्टेम में देखेंगे तो मोनोकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, बंद होते हैं, खुले नहीं होते हैं, क्योंकि कैम्बियम तो होती नहीं है, तो फिर वो आगे द्वितीयक वृद्धि कर नहीं पाते हैं, इसलिए कैसे माने जाते हैं वो माने जाते हैं बंद वैस्कुलर बंडल। दूसरा, जाइलम और फ्लोएम दोनों की स्थिति समपार्श्विक होती है। ठीक है, समपार्श्विक का मतलब जैसे ये पार्श्व अवस्था ही है, जाइलम है फिर फ्लोएम है, तो दोनों एक ही पार्श्व अवस्था में यानी एक ही त्रिज्या पर हैं,
उसी तरह से एक ही त्रिज्या पर मोनोकोट स्टेम में भी होते हैं, लेकिन मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं पाई जाती, इसलिए वो तो कहलाते हैं बंद प्रकार के और ये कहलाते हैं खुले प्रकार के। ठीक है, तो संयुक्त, समपार्श्विक और अवर्धी यानी कि बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल मोनोकोट स्टेम में पाए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण इसके अंदर अंतर है मोनोकोट और डाइकोट में, वो देखिए एक ऐसा अंतर है जो कि मोनोकोट स्टेम को थोड़ा सा अलग बनाता है। ठीक है, जो मोनोकोट स्टेम है उसमें ये वैस्कुलर बंडल है जैसे ठीक है, ये तो डाइकोट का है, तो ये वैस्कुलर बंडल है, तो इस वैस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ यानी यहाँ जो है बंडल शीथ कोशिकाएं पाई जाती हैं, पूल आच्छद कोशिकाएं डाइकोट स्टेम में पाई जाती हैं। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ, डाइकोट स्टेम में पूल आच्छद यानी बंडल शीथ कोशिकाएं पाई जाती हैं। बंडल शीथ कोशिकाएं वही कोशिकाएं हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। मोनोकोट में जैसे C4 प्लांट है उनके अंदर होता है। तो यहाँ पर इस वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए क्या पाई जाती हैं? बंडल शीथ कोशिकाएं, और बंडल शीथ कोशिकाओं का काम है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। तो देखिए अब अगला अंतर मोनोकोट में हम देखते हैं कि वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो भरण ऊतक सामान्यतया किस में विभेदित नहीं होता है? अगर हम देखें मोनोकोट में भरण ऊतक कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, पित्त भाग में और मज्जा और मज्जा किरणें दोनों आ जाएंगी इसके अंदर। दोबारा से सुन लीजिए, वैस्कुलर बंडल यहाँ पर तो एक व्यवस्था है, यानी समपार्श्विक हैं, कैम्बियम है, तो एक व्यवस्था के अकॉर्डिंग है, तो संख्या में भी कम है, तो पित्त भाग भी मिल जाएगा, मेडुलरी रेज भी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल ये क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मोनोकोट स्टेम की बात की जाए तो वहाँ पर डाइकोट स्टेम की तरह कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मज्जा यानी पित्त भाग और मेडुलरी रेज ये विभेदित नहीं होते हैं। ये सारे मिलकर के एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, मृदूत की कोशिकाएं, और बीच में वैस्कुलर बंडल होते हैं, यानी ये विभेदित नहीं होते मोनोकोट में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी संरचना है। फिर से एक बार इसको मैं बता देता हूँ। एपिडर्मिस बिल्कुल होती है मोनोकोट स्टेम में, लेकिन हेयर नहीं पाए जाते हैं, हेयर बिल्कुल नहीं पाए जाते। डाइकोट स्टेम में जरूर होते हैं लेकिन मोनोकोट स्टेम में नहीं होते हैं। डाइकोट स्टेम में भी होते हैं तो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हाइपोडर्मस जो है वो कैसा होता है? इसके अंदर मोनोकोट में स्क्लेरेंकाइमेटस होता है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं ये कैसा है? ये मुख्य रूप से तो पैरेंकाइमा ही है, लेकिन जैसे भित्तियों में स्थूलन हो गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, तब इनमें विभेदन हो गया, यानी अलग हो गया, क्लोरेंकाइमा या फिर कोलेनकाइमा बन गया। लेकिन वैसे मूल रूप से कैसे हैं? पैरेंकाइमेटस हैं। लेकिन हाइपोडर्मस मोनोकोट में कैसा होता है? स्क्लेरेंकाइमेटस होता है, यानी दृढ़ोत्की होता है। वैस्कुलर बंडल की संख्या अधिक होती है, वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं मोनोकोट स्टेम में, और साथ ही साथ एंडोडर्मिस से लेकर के और मेडुलरी रेज तक का जो भाग है, जिस प्रकार से डाइकोट में विभेदित होता है, मोनोकोट में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, केवल बीच में बहुत सारे बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल होते हैं, उनको घेरे हुए मृदूत की कोशिकाएं होती हैं। फिर ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है पाई जाती हैं एपिडर्मिस। बस इतनी ही बात होती है मोनोकोट स्टेम में। बस एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वैस्कुलर बंडल है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वैस्कुलर बंडल मोनोकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको पूल आच्छद कोशिकाएं कहा जाता है। और वैस्कुलर बंडल कैसे हैं? तो कैम्बियम होती नहीं है मोनोकोट स्टेम में, इसके अंदर तो है कैम्बियम, और कैम्बियम है तो ये तो सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, लेकिन मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। कुछ एक मोनोकोट स्टेम को छोड़ दिया जाए, जैसे कि ड्रेसिना में, तो ड्रेसिना में हम मोनोकोट स्टेम में किस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि होती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे जरूर से। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इसके अंदर तो स्पष्ट वैस्कुलर बंडल के साथ साथ क्या है? कैम्बियम भी है, दोनों तरफ की कैम्बियम होती है, इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर दोनों होती हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी बनती है, एनुअल रिंग भी बनती है, वार्षिक वलय भी बनती है। ठीक है,
और मोनोकोट स्टेम में ऐसा नहीं होता है। वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, कैम्बियम होती नहीं है, और साथ ही साथ वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होने की वजह से वो बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। संयुक्त और समपार्श्विक तो कैसे होते हैं, वो डाइकोट की तरह ही होते हैं, लेकिन खुले नहीं होते हैं, बंद होते हैं मोनोकोट स्टेम में। ठीक है, तो ये हमने मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में कुछ अंतर देख लिए हैं। मोनोकोट स्टेम में अगली जो हम देखेंगे संरचना, वो हम देखेंगे इसमें मक्का की, और वो देखेंगे हम कल। ठीक है, आज के लिए बस, थैंक यू।